बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11 फिज़िक्स के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और साथ उसके कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास है स्टेट राइट हैंड रूल फॉर टू वेक्टर्स विद रेफरेंस टू वेक्टर प्रोडक्ट। वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने राइट हैंड रूल को स्टेट करना है, ध्यान करना है विद रेफरेंस टू वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक हो गया। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए, ठीक हो गया, और दूसरा है वेक्टर बी, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया वेक्टर बी। अब अगर इनके दरमियान कोई एंगल बन रहा है थीटा, ठीक हो गया। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है कि हमने पहले वेक्टर वेक्टर हमारे पास पहला ए है, अगर हमने ए क्रॉस बी लिया है तो पहला वेक्टर हमारे पास ए आएगा, और अगर हम बी क्रॉस ए लेंगे तो पहला वेक्टर हमारे पास बी आएगा, ठीक हो गया। तो दोनों सूत्रों के अंदर राइट हैंड रूल क्या कहता है कि हमने पहले वेक्टर की तरफ से अपनी उंगलियों को मोड़ना है, ठीक हो गया। पहले वेक्टर की तरफ से हमने अपनी उंगलियों को मोड़ा दूसरे वेक्टर की तरफ, और ये जो हमारा थंब है ये इसके प्रोडक्ट की डायरेक्शन देगा, ठीक हो गया। तो इस अगर ए और बी का हमने प्रोडक्ट लिया है तो इन दोनों की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बी क्रॉस ए लें तो बी क्रॉस यहाँ पर बी पहला वेक्टर है, तो पहले वेक्टर को हम पहले वेक्टर की तरफ से अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे दूसरे वेक्टर की तरफ, और हमारा थंब जो है इन दोनों का प्रोडक्ट बता रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो नीचे की तरफ होगा, ठीक होगा। If the fingers of your right hand are curled from the first vector A toward the second vector B through the smaller angle, then the thumb points in the direction of vector product A cross B। ठीक हो गया। हमारा जो थंब है ये वेक्टर प्रोडक्ट को डायरेक्शन बता रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन इम्पल्स एंड शो हाउ इट इज रिलेटेड टू मोमेंटम। हमने इम्पल्स को डिफाइन करना है और साथ में ये भी इसका रिलेशन बनाना है किसके साथ है, मोमेंटम के साथ है, ठीक हो गया। सो इम्पल्स की हम डिफाइन देख लेते हैं कि इम्पल्स की डिफाइन क्या है। इम्पल्स की डिफाइन देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम को जब हम मल्टीप्लाई इनका प्रोडक्ट लेते हैं, फोर्स और टाइम का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ये इम्पल्स के बराबर होता है, और इम्पल्स को हम शो करते हैं जे के साथ, ठीक हो गया। अब हमने इन दोनों का रिलेशन भी बताना है, इम्पल्स का और मोमेंटम का रिलेशन भी बनाना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, न्यूटन का दूसरा कानून लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। वो क्या है कि फोर्स बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ये जो हमारे पास मोमेंटम है ये फाइनल मोमेंटम है किसी बॉडी का, ये उस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है। इसे हम बेसिकली डेल पी से शो करते हैं चेंज इन मोमेंटम, और डिवाइडेड बाय टाइम है। अब टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्स मल्टीप्लाई टाइम आ गया, ये हमारे पास आ गया मोमेंट इम्पल्स, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, ठीक होगा। और ये हमारे पास आ गया चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ पर हमारे पास इम्पल्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्स और मोमेंटम का रिलेशन यहाँ पर बन चुका है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। हमने इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर फर्क बताना है। तो इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर सिर्फ एक ही फर्क है कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, ये कंजर्व रहती है। सिस्टम की जो जितनी भी एनर्जी होती है वो खत्म नहीं होती, या उतनी की उतनी ही रहती है। लेकिन अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं रहती। मतलब ये है कि जब एक बॉल दूसरी बॉल के साथ जाकर टकराएगी, ठीक हो गया, तो टकराते हुए ये बॉल इस बॉल के साथ मर्ज हो जाएगी, ठीक हो गया। अब मर्ज होकर इकट्ठा चलना स्टार्ट करेगी, यही हमने इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर पढ़ा है। अब इस बॉडी के अंदर पहली बॉडी की जो कुछ काइनेटिक एनर्जी थी वो दूसरी बॉडी की शक्ल बिगाड़ने में जाया हो चुकी है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी जाया हुई, इसलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कभी कंजर्व नहीं रहती, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है शो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स आल्सो स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। हमने शो करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये बराबर होता है अप्लाइड फोर्स के, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पर हमने न्यूटन का सेकंड लॉ स्टेट करना है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम के अंदर। सबसे पहले हम फर्ज कर लेते हैं कि एक बॉडी है, ठीक है। अब उस बॉडी का जो मास है वो m है और वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है, ठीक हो गया।
कुछ देर के बाद हम उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगा देते हैं एक टाइम टी के लिए, फिर उस बॉडी का मास तो वही रहेगा लेकिन उसकी वेलोसिटी या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक हो गया। अब वो वी एफ वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब इस बॉडी के अंदर पैदा होने वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो बराबर किसके होगा, बी एफ माइनस वी आई ओवर टी के। ठीक है, लेकिन न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक जब किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाए तो उसके अंदर पैदा होने वाला एक्सेलरेशन जो होता है वो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम होता है। अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू, ये वाली ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास एफ ओवर एम बराबर आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के। अब यहाँ पर मैस इधर डिवाइड हो रहा है, इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों के साथ है, तो एम वी एफ हो जाएगा और एम वी आई हो जाएगा। अब यहाँ पर फोर्स है और यहाँ पर हमारे पास चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऊपर वाला चेंज इन मोमेंटम आ गया और नीचे वाला हमारे पास टाइम आ गया। तो यहाँ पर देखें टाइम डिवाइड हो रहा है, तो जब टाइम किसी चीज के साथ डिवाइड हो तो हम तब बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। हमने इसी चीज को साबित करना था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। दूसरे नंबर पर हमने बयान करना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन का दूसरा कानून मोमेंटम की सूरत में क्या कहता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। यही हमारे पास न्यूटन का दूसरा कानून है, एफ इज इक्वल टू डेल पी ओवर जी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमने लीनियर मोमेंटम को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का हमने लॉ पेश करना, बयान करना है। आल्सो स्टेट कंडीशन अंडर विच इट होल्ड्स। हमने वो वाली कंडीशन भी बतानी है कि जिसके अंदर ये होल्ड करेगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लीनियर मोमेंटम का लॉ स्टेट करते हैं। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है ना वो कांस्टेंट होता है। लीनियर मोमेंटम से क्या मुराद है कि जब कोई बॉडी एक सीधी लाइन के अंदर हरकत करती है तो उसके मास और वेलोसिटी का हासिल जरब जो होता है वो मोमेंटम होता है। चूंकि वो एक सीधी लाइन के अंदर लीनियर मोशन कर रही है इसलिए उसके मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम का नाम देते हैं। ठीक हो गया। मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम के लॉ हमने स्टेट कर दिए। अब कंडीशन बतानी है कि कंडीशन क्या है, क्या होनी चाहिए। कंडीशन ये होनी चाहिए सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड। कि जिस सिस्टम के अंदर वो बॉडी मूव कर रही है ना वो सिस्टम हमेशा आइसोलेटेड होना चाहिए। मतलब कि उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अमल नहीं करनी चाहिए। नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करनी चाहिए उस सिस्टम के ऊपर। यही इसकी कंडीशन है। आपने बस यहाँ तक लिख देना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। हमने साबित करना है कि जो प्रोजेक्टाइल होता है वो 45 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम रेंज हासिल करता है, ज्यादा से ज्यादा दूर जाता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई बॉल यहाँ से फेंकी है, अगर हम उसको उस बॉल को 45 डिग्री के साथ फेंकेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा दूरी पर जाएगी। ठीक हो गया। इसको चीज को साबित करना है। तो रेंज का हमारे पास फार्मूला क्या है, बी आई स्केयर ओवर जी साइन टू थीटा। अगर तो साइन थीटा की वैल्यू 1 आ जाए, साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये मैक्सिमम रेंज होगी, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम जो जाती है 1 तक और मिनिमम -1 तक। ठीक हो गया। ये इसका पीरियोडिक फंक्शन है। तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू को 1 ले लेते हैं तो साइन इस साइड पे आकर इन्वर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। ठीक हो गया। तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स जो 1 होता है, साइन इनवर्स 1 ये बराबर होता है 90 डिग्री के। ठीक हो गया। तो साइन इनवर्स 1 की जगह पर हम 90 डिग्री पुट कर देंगे। ठीक हो गया। तो 2 थीटा बराबर आ गया 90। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 2 2 45 द 90। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 45 की। इसका मतलब है कि रेंज मैक्सिमम तभी होगी जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना है ऑफ प्रोजेक्टाइल का
कब तक करना है कि रीच मैक्सिमम हाइट से आगे नहीं, सिर्फ मैक्सिमम हाइट से। तो हमारे पास ये एक प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है। हमने टाइम कैलकुलेट करना है सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक कि इस यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितना टाइम लिया, आगे टाइम हमने कैलकुलेट नहीं करना, ठीक हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, जो प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो हमारे पास बराबर होता है टी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा ओवर जी। अब ये तो इसकी पूरी मोशन के लिए, यहाँ जहां से इसने स्टार्ट किया और जहां पर खत्म करेगा इसकी पूरी मोशन के लिए। अब चूंकि हमने कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट तक, तो इसका मतलब है आधा टाइम वो मैक्सिमम हाइट को गेन करने के लिए लगा देगा और आधा टाइम वो हाइट जमीन तक पहुंचने के लिए लगा देगा। इसलिए हम इसके टाइम को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। टाइम को हमने इसको दो के साथ डिवाइड कर दिया और इसे भी दो के साथ डिवाइड कर दिया, दो से दो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टाइम आ गया वी आई साइन थीटा ओवर टू। ये टाइम है हमारे पास इसके मैक्सिमम हाइट टेन करने का, वी आई साइन थीटा ओवर जी। यहाँ तक इसने जो टाइम लिया ये वाला टाइम लिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 800 मीटर। कि किसी प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है मैक्सिमम मैक्सिमम रेंज वो 800 मीटर है। यहाँ तक आधी स्टेटमेंट पहले समझ लें कि मैक्सिमम रेंज कब होती है, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो, ठीक हो। 45 डिग्री के ऊपर वो मैक्सिमम रेंज देता है। यहाँ तक स्टेटमेंट आधी मुकम्मल हुई। आगे हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल एट 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमने उसी वेलोसिटी के साथ उस बॉडी को फेंकना है, लेकिन 60 डिग्री के एंगल पर फेंकना है और हमने बताना है कि वो कितनी हाइट अटेन करेगा, ठीक हो गया। सबसे पहले हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। दोनों के अंदर सिर्फ एक ही चीज कॉमन है और वो वेलोसिटी है, तो हम वेलोसिटी पहले कैलकुलेट करेंगे। और मैक्सिमम रेंज कब होती है, जब हमारे पास साइन टू थीटा क्या हो, 1 के बराबर हो, ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पर 45 भी पुट कर देंगे तो 245 90 होगा, 9 साइन 90 पे 1 वैल्यू देगा। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये हमारे पास 1 होगा, तो जब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। तो मैक्सिमम रेंज हमारे पास जो होती है वो बराबर होती है वी आई स्क्वायर ओवर जी, ठीक हो गया, क्योंकि साइन टू थीटा बराबर होता है 1। अब रेंज हमारे पास दी हुई है 800 मीटर, तो 800 मीटर यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 800 मीटर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी। तो जी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 800 जी, ठीक हो गया। अब हम फाइंड करते हैं हाइट, क्योंकि उसने हमें हाइट बोलने का कैलकुलेट करने का बोला। तो हाइट बराबर किसके होती है, वी आई स्क्वायर ओवर टू जी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू उसने हमें दी है 60 डिग्री, हाइट कैलकुलेट करने के लिए थीटा 60 होना चाहिए, ठीक हो गया। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, वी आई स्केयर की हमें वैल्यू 800 जी दी हुई है, 800 जी आ जाएगा और 2 जी एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 द 2, 2 4 द 8, तो यहाँ पर बचेगा 400, तो h बराबर आ जाएगा 400। अब साइन 60 पे जो वैल्यू देता है, साइन 60 डिग्री पे ये बराबर होता है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 के। अब स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इसकी जगह पर पुट कर दिया और ये स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक होगा। अब इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा और नीचे वाले का जब स्क्वायर लेंगे ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 1 द 4, 4 1 द 4, तो यहाँ पर 100 बचेगा, 100 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम हाइट आ गई कि जब उसे 60 डिग्री के ऊपर फेंका जाएगा प्रोजेक्टाइल को। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, why does a hunter aiming a bird in a tree miss the target exactly at the bird। कि जब एक हंटर किसी दरख्त पे बैठे हुए परिंदे को निशाना बांधता है तो उसका निशाना क्यों चूक जाता है, ठीक हो गया। यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास ये एक दरख्त है, ठीक हो गया, यहाँ पर कोई अगर परिंदा बैठा है तो शिकारी जो है यहाँ पर खड़े होकर उसके ऊपर निशाना जब बंदूक के साथ लगाएगा, ठीक हो गया, तो बंदूक के साथ जब निशाना लगाएगा तो वो गोली जो होगी वो प्रोजेक्टाइल मोशन यानी
पैराबोलिक मोशन करेगी, ना कि सीधी जाएगी, बिल्कुल सीधी नहीं जाती। ठीक हो गया, वो पैराबोलिक होगी। अगर उसने निशाना बिल्कुल सीधा कर उसके ऊपर बांधा है, तो जब वो गोली चलाएगा तो गोला पैराबोलिक होकर निशाने से नीचे होकर गुजर जाएगी, जिसकी वजह से उस दरख्त के ऊपर बैठा हुआ जो परिंदा होगा उसको निशाना नहीं लगेगा, उसका निशाना मिस हो जाएगा। ठीक हो गया, यही बात वो हमसे पूछता है। द बुलेट फॉलोज अ कर्व्ड पाथ। कर्व्ड पाथ से मुराद होता है कि इस तरह का, ये पैराबोलिक भी बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन जिस तरह हमने पढ़ा है उसी तरह से पैराबोलिक है। कर्व्ड पाथ ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी गोली को अपनी तरफ खींचेगी तो वो एक सर्कुलर मोशन, पैराबोलिक मोशन करेगा ड्यू टू ग्रेविटी। देयरफॉर इट इफ द हंटर, अगर हंटर एम्स एग्जैक्टली एट द बर्ड, अगर हंटर बिल्कुल सीधा निशाना लगाएगा तो द बुलेट फॉल्स बिलो द टारगेट, और बुलेट जो होगी वो उस परिंदे से नीचे होकर गुजर जाएगी एंड मिस इट, और इसे मिस कर देगी। लेकिन अगर वो जो शिकारी है वो थोड़ा सा ऊपर निशाना लगाएगा तो जो गोली है वो कर्व्ड पाथ फॉलो करते हुए इस बर्ड को सीधी जाने देगी। ठीक हो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ हीप ऑफ सैंड। हीप कहते हैं एक ढेर को, ऑफ सैंड रेत के, डज नॉट हर्ट मोर एज कंपेयर टू पर्सन फॉलिंग ऑन अ कंक्रीट फ्लोर। कि एक आदमी को अगर रेत के ढेर के ऊपर गिराया जाए तो उसे दर्द कम महसूस होता है, जबकि अगर उसे कंक्रीट के फ्लोर के ऊपर गिराया जाए तो वो ज्यादा दर्द महसूस करता है। ठीक हो गया, वाई, इसकी वजह क्या है। ठीक हो गया, अब इसकी वजह यह है कि जब रेत का ढेर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर जब किसी आदमी को गिराया जाएगा, जब आदमी गिरेगा तो ये इसके अंदर दबता चला जाएगा। ठीक होगा, जैसे ही इसके अंदर गिरेगा तो ये रेत के अंदर दबेगा, इसका मतलब इसे दबने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक हो गया, अब टाइम इसका जिस जैसे ही ज्यादा लगेगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाली फोर्स होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो फोर्स और टाइम का रिलेशन इनवर्स है। जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी। अब इस आदमी को जो नीचे से फोर्स है वो कम महसूस होगी, जिससे दर्द भी कम होगा। ठीक होगा, सो पर्सन गेट्स लेस हर्ट देन ऑन अ कंक्रीट फ्लोर। लेकिन जब इस आदमी को हम किसी कंक्रीट फर्श के ऊपर गिराएंगे तो वो फौरी तौर पर आकर उसके साथ टकराएगा। टकराने के लिए उसके लिए एक लम्हा ही होगा टाइम, वो बहुत थोड़ा टाइम लेगा, जिसकी जब टाइम थोड़ा होगा तो फोर्स बढ़ जाएगी। फोर्स बढ़ने की वजह से कंक्रीट के ऊपर उसे दर्द भी ज्यादा होगा। अब इसका दूसरा को आंसर ये भी हो सकता है, आप ये भी कर सकते हैं कि जब किसी आदमी को रेत के टीले के ऊपर गिराया जाता है तो उस आदमी का कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होता है। ठीक हो गया, अब मोमेंटम जो है वो स्लोली स्लोली इन ये रेत के जो पार्टिकल हैं इनको शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने के लिए वो ज्यादा टाइम लेगा। और जब किसी चीज मोमेंटम को शिफ्ट होने के लिए ज्यादा टाइम लगता है तो दर्द भी कम होता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के अगर हम जंप वगैरह के ऊपर जंपिंग करते हैं तो वहां पर जब नीचे जाते हैं तो स्प्रिंग जो होते हैं वो कम स्ट्रेच होने के लिए, फैलने के लिए टाइम ज्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें फोर्स कम महसूस होती है। लेकिन अगर वही बार स्प्रिंग ना लगाएं, बिल्कुल सीधा हो फर्श की तरह, तो वहां पर स्प्रिंग तो है नहीं, जिसके लिए अगर मोमेंटम जो ऊपर से आदमी नीचे गिरेगा वो अपने मोमेंटम को डिफरेंट जगह पर फैलाने तकसीम करने के लिए तो टाइम ज्यादा लेगा। अब मोमेंटम तकसीम होगा नहीं तो इस तरह से उसे दर्द भी क्या होगा, ज्यादा फील होगा। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि जब ऊपर से आदमी नीचे गिरता है तो ये जो छोटे छोटे जर्रे होते हैं ना, तो ये इस आदमी का मोमेंटम अपने अंदर, ये आदमी अपना मोमेंटम जो है इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसकी वजह से इसे कम दर्द महसूस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच अ बर्ड फ्लाई इन एयर। हमने वो वाली कंडीशन बतानी है कि जब एक बर्ड फ्लाई कर रहा है एयर के अंदर। ठीक हो गया, अब एक बर्ड को एयर के अंदर फ्लाई करने के लिए एक कंडीशन का होना जरूरी है, जब वो अपने परों को, विंग्स को फैलाता है तो वो उनके परों, उसके परों से इतनी फोर्स प्रोड्यूस हो जितना उसका वेट हो, जितना उसका वेट हो या फिर उससे ज्यादा हो। ठीक हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स जो उस परिंदे के ऊपर लग रही है या तो वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर फोर्स लगाए
या फिर उससे ज्यादा लगाए। अगर तो बराबर लगाएगा तो वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन के अंदर सीधा उड़ता रहेगा, लेकिन अगर ज्यादा लगाएगा तो वो थोड़ा सा ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यही चीज हमारे पास एरोप्लेन के अंदर है। कोई भी चीज जमीन से ऊपर तभी उड़ती है जब उसके मैस के बराबर वो अपने ऊपर फोर्स लगाए या फिर उससे ज्यादा लगाए। ठीक हो गया। स्टेट द कंडीशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांस फॉर विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ व्हीकल आर। हमने वो सर्कमस्टांसेस, वो हालात को बयान करना है जिसके अंदर वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है ना, वेलोसिटी जीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन जो हो वो जीरो ना हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन का पार्ट देख लें कि वेलोसिटी कब जीरो नहीं होती। जब हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है, लेकिन जो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो नीचे की जानब होता है, लेकिन वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं होता। अब जब किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल थ्रोन बॉल v is जीरो बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अ व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज जीरो बट v इज नॉट जीरो। अब हमारे पास a को जीरो होना चाहिए लेकिन वेलोसिटी को जीरो नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो। ठीक होगा। तो ये कब होता है? जब कोई बॉडी एक सीधी लाइन के अंदर हरकत करे, सीधी लाइन के अंदर, तो ना उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है, ना बढ़ती है ना कम होती है। जब वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं तो ना कम होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। लेकिन अब गाड़ी वो चल रही है तो गाड़ी चल रही है तो उसकी वेलोसिटी तो होगी, वेलोसिटी जीरो के बराबर तो नहीं हो सकती। ठीक हो गया। तो हम कहेंगे अ व्हीकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन a is zero, acceleration is zero but v is not zero। ठीक हो गया। तीसरा पार्ट है इसका परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ये एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल होना चाहिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें कि जब कोई बॉडी एक सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ होता है, जो इसे दायरे के अंदर मूव करने के लिए सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ से अगर रस्सी के साथ अगर कोई पत्थर बांधा हुआ है तो यहाँ से अगर रस्सी टूट जाए तो ये यहीं पर इसी तरह मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन या इस पॉइंट के ऊपर सेंटर की तरफ था, लेकिन वेलोसिटी क्या है? टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जब कोई चीज सर्कुलर मूव करेगी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ए एंड वी आर बोथ आर परपेंडिकुलर, बोथ ए एंड वी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन। डिस्क्राइब ब्राइटली इफेक्ट्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज को थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, जब कोई भी बॉडी है वो ऊपर की तरफ अगर थ्रो करते हैं तो हवा जो है उसकी मोशन को अपोज करती है, उसकी मोशन को रोकती है। जब हवा उसकी मोशन को रोकेगी, रोकती रहेगी, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, मतलब कम होना शुरू हो जाएगी। जब वेलोसिटी कम होगी तो वो ज्यादा रेंज भी नहीं हासिल कर पाएगी और ज्यादा हाइट भी नहीं हासिल कर पाएगी। मतलब अगर एयर रेजिस्टेंस ना होती तो बॉडी शायद ज्यादा ऊपर चली जाती, लेकिन एयर रेजिस्टेंस होने की वजह से बॉडी की वेलोसिटी को उसने कम किया, जिसकी वजह से बॉडी ने ना मैक्सिमम हाइट अटेन की और ना ही उसने मैक्सिमम रेंज अटेन की। ठीक हो गया। एयर रेजिस्टेंस अपोजिस द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि ये हमेशा एयर रेजिस्टेंस जो होती है वो प्रोजेक्टाइल की मोशन की मुखालफत करती है। सो बोथ इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज डिक्रीजेज, तो इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों कम हो जाते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हुए।